हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स जुलाई थर्ड वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। हमारी पहली न्यूज है फ्रेंड्स, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन के बारे में। आपने नाम सुना होगा, नेविक, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, उसके बारे में बात करता है। आप सभी जीपीएस का यूज करते होंगे, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। लेकिन ये जो जीपीएस है फ्रेंड्स, वो किसके द्वारा बनाया हुआ है? यूएस के द्वारा बनाया हुआ है। जैसा जीपीएस है ऐसा सेम नेविगेशन सिस्टम इंडिया के द्वारा भी बनाया गया है, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेविक बोलते हैं। उसके बारे में रिसेंट न्यूज है, उसके बारे में समझते हैं, राइट? ओके, चलो। रिसेंटली अभी न्यूज, रिसेंट न्यूज में क्यों है पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम नेविक के बारे में समझेंगे, वो कैसे काम करता है, किसने इसको डेवलप किया, और किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ, उस सभी के बारे में बात करेंगे। लेकिन रिसेंट न्यूज में क्यों है पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि रिसेंटली डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ के द्वारा एक बेंगलुरु बेस्ड फर्म है, एक संस्था है, इसको अभी असाइन किया गया। किसने असाइन किया? डीआरडीओ ने एक फर्म को असाइन किया। क्यों असाइन किया? टू इंडिजिनियसली डेवलप और रिसीवर चिप टू एक्वायर एंड डिसिमिनेट इंडियन टाइम फॉर नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, डेवलप बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखो फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है ये नेविक, जिसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है। उसके लिए एक चिप डेवलप करना है। ये जो नेविगेशन सिस्टम है इसके लिए एक चिप डेवलप करना है। वो चिप क्यों डेवलप करना है? एक्वायर और डिसिमिनेट इंडियन टाइम, इंडियन टाइम को एक्वायर करने के लिए और डिसिमिनेट करने के लिए, मतलब ये जो नेविक नेविक सिस्टम है वो इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग चले, उसका फंक्शनिंग इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग चले। इसकी वजह से एक चिप को डेवलप करना है, एक रिसीवर चिप को डेवलप करना है। और ये रिसीवर चिप कौन डेवलप करेगा? बेंगलुरु बेस्ड एक संस्था करेगी। ये संस्था को ये काम किसने सौंपा? तो डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसके लिए ये नेविक रिसेंट न्यूज में है। अभी ये रिसेंट न्यूज हमारे लिए बिल्कुल भी काम की नहीं है, राइट? लेकिन ये रिसेंट न्यूज के अंदर ये जो नेविक है, ये जो चीप डेवलप की जा रही है, वो किसके लिए डेवलप की जा रही है? नेविक के लिए। ये नेविक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बराबर ना? तो नेविक क्या है उसके बारे में समझते हैं। नेवी का फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, जिसका पहले नाम क्या रखा गया था? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसका पहले नाम ये रखा गया था इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और अभी इसका नाम रखा गया है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, बराबर ना? ये जो नेविक है इसको डेवलप किया गया है इसरो के द्वारा, ध्यान में रखना है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है। ओके, ओके। तो जिस तरीके से अभी हम जीपीएस का यूज करते हैं फ्रेंड्स, जो जीपीएस यूएस बेस्ड एप्लीकेशन है, उसी तरीके से ये नेविगेशन सिस्टम नेविक काम करेगा, बराबर ना? और ये इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है, इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है। ओके, राइट। चलो, अभी ये नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ये नेविक जो नेविगेशन सिस्टम है, उसके उसको डेवलप करने के लिए इसरो के द्वारा टोटल 7 सैटेलाइट को भेजा गया है। 7 सैटेलाइट को भेजा गया है। कौन कौन से 7? तो IRNSS-1B, IRNSS-1C, IRNSS-1D, 1E, 1F, 1G और 1I, राइट? तो इतने 7 सैटेलाइट को भेजा गया है इसरो के द्वारा स्पेस के अंदर टू क्रिएट दिस नेविगेशन सिस्टम, बराबर ना? ओके। और ये जो सातों सात सैटेलाइट है वो ऑर्बिट कर रहे हैं अर्थ के अराउंड टू प्रोवाइड द एक्यूरेट पोजिशनिंग एंड टाइमिंग इंफॉर्मेशन, बराबर ना? ये 7 में से 3 सैटेलाइट, 3 सैटेलाइट वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर है, और 4 सैटेलाइट किसके अंदर है? इंक्लाइन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको और क्लियर होगा। टोटल 7 में से 3 सैटेलाइट, एक, दो और ये तीन, वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। ये कौन सी ऑर्बिट है फ्रेंड्स? अर्थ के अराउंड की जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। और ये जो 4 सैटेलाइट है, ये एक, दो, तीन और ये 4 सैटेलाइट, वो कौन से ऑर्बिट के अंदर है? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है। अभी आपका होमवर्क है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एंड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, बराबर ना? आपको ये जस्ट होमवर्क फाइंड करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो ये जो हमने 7 सैटेलाइट जो इसरो ने भेजे हैं, वो उसमें से 3
जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे है और 4 जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पे है, बराबर ना? ओके। और आप देख सकते हो किस तरीके से वो इंडिया का मैपिंग करेगा। ये पूरा इंडिया का मैप है, आप देख सकते हो ये पूरा किसका मैप है, इंडिया का मैप है। और वो केवल इंडिया का ही नहीं, ये 7 सैटेलाइट इंडिया के अराउंड 1500 किलोमीटर का जो एरिया है, इंडिया के अराउंड जो 1500 किलोमीटर का एरिया है, इंडिया के अराउंड 1500 किलोमीटर का एरिया को कवर करेगा और उनका पोजिशनिंग करेगा, उनका नेविगेशन करेगा, बराबर ना? तो ये जो नेविगेशन सिस्टम है उसके लिए जो 7 सैटेलाइट भेजे गए हैं, वो इंडिया और उसके अलावा इंडिया के आसपास के जो 1500 किलोमीटर के जो एरिया है, बराबर ना, वो पूरा कवर करेगा और उसका परफेक्ट एक्यूरेट पोजिशनिंग करेगा, जिसमें पाकिस्तान कवर हो गया, चाइना कवर हो गया, राइट ना? जो यहाँ पे जो हमारे बे ऑफ बंगाल के जो ये जो पार्ट है वो कवर हो गया, राइट? ये जो हमारा अरब सागर का जो पार्ट है वो भी कवर हो गया। तो ये 1500 किलोमीटर के इंडिया के आसपास का पूरा एरिया कवर हो जाएगा इस सैटेलाइट के नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के माध्यम से, बराबर ना? ओके। ओके। तो जिस तरीके से ये सैटेलाइट सिस्टम जो लॉन्च किया गया है, रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसका नाम पीछे से नेविक रखा गया, तो ये दो टाइप की सर्विस प्रोवाइड करेगा। कौन कौन सी दो टाइप की सर्विस प्रोवाइड करेगा? एक तो स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस जो सिविलियन यूज के लिए, और रिस्ट्रिक्टेड सर्विस फॉर द ऑथोराइज यूजर्स के लिए, बराबर ना? तो दो टाइप की सर्विस प्रोवाइड करेगा, जो सिविलियन यूज मतलब जो नॉर्मल पब्लिक यूज कर सकता है स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस, और जो ऑथोराइज यूजर है, फॉर एग्जांपल कोई कंट्री को अपने सिक्योरिटी पर्पज से एक पर्टिकुलर सर्विस चाहिए, तो ये रिस्ट्रिक्टेड सर्विस भी वो प्रोवाइड कर सकता है, बराबर ना? तो दो टाइप की सर्विस वो प्रोवाइड करता है, राइट ना? तो किस तरीके से 7 सैटेलाइट लॉन्च किए गए आपको देखो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ये 3 जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के ऊपर, और ये जो 4 है रेड कलर के वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के ऊपर है। और इंडिया के अलावा इंडिया के आसपास के 1500 किलोमीटर का एरिया उन्होंने कवर किया है, सिंपल, बराबर ना? ओके। ओके। तो जिस तरीके से इंडिया के द्वारा नेविक डेवलप किया गया है, बराबर उसी तरीके से यूएस के द्वारा हम सब यूज कर रहे हैं, जीपीएस डेवलप किया गया है। उसके अलावा अगर मैं अलग अलग कंट्रीज के रीजनल नेविगेशन सिस्टम की बात करूं, तो रशिया के द्वारा ग्लोनेस डेवलप किया गया है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा गैलीलियो, और चाइना के द्वारा बीडो। आपको जस्ट होमवर्क करना है कि जापान के द्वारा कौन सा रीजनल नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है, वो आपको फाइंड करना है, बराबर ना? ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। न्यूज़ तो केवल इतनी ही थी कि जो नेवी के लिए डीआरडीओ ने एक फर्म को असाइन किया है कि भाई आपको एक रिसीवर चिप बनाना है जो हमारे इंडियन टाइम को एक्वायर और डिसेमिनेट कर सके, बराबर ना? ओके। लेकिन हमने पूरा नेवी के बारे में समझा कि नेवी किसके द्वारा डेवलप किया गया है, उसका किस तरीके से यूज होता है, किस तरीके से इस सिस्टम को डेवलप किया गया है, कैसे 7 सैटेलाइट काम करते हैं। ओके। और वो 7 सैटेलाइट कहाँ कहाँ पे वो भी हमने समझा, राइट ना? और ये इंडिया के अलावा 1500 किलोमीटर के आसपास का पूरा एरिया कवर करेगा, राइट ना? तो उसके दो सर्विस है, एक तो वो नॉर्मल स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस भी प्रोवाइड करता है सिविलियन यूज के लिए, और रिस्ट्रिक्टेड सर्विस भी प्रोवाइड करता है ऑथोराइज यूजर्स के लिए, बराबर ना? लाइक डिफेंस फोर्सेस, बराबर ना? एक सर्च और रेस्क्यू सर्विस के लिए, राइट ना? तो ये सब चीजें भी वो प्रोवाइड कर सकता है, राइट ना? ओके। और अलग अलग देश के नेविगेशन सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए, यूएस का जीपीएस, रशिया का ग्लोनेस, यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो, और चाइना का कौन सा हो गया फ्रेंड्स, बीडो, राइट ना? तो आई थिंक आपको इस वीडियो न्यूज में अच्छे समझ में आया होगा। ओके। चलो, हमारी नेक्स्ट न्यूज है फ्रेंड्स, पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है फ्रेंड्स, और डिफेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको समझना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके। तो अभी रिसेंट न्यूज में क्यों है पहले वो समझ लेते हैं कि यूएस एंड इट्स अलाइज विल डिलीवर टू यूक्रेन 5 एडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम इंक्लूडिंग द पैट्रियोट मिसाइल बैटरीज एंड पैट्रियोट कंपोनेंट्स। एक्चुअली अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट किया गया यूएस के द्वारा कि यूएस और उसके जो अलाइज है वो यूक्रेन को यूक्रेन को ये पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करेंगे। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो ना फ्रेंड्स, ये पूरा क्या है, पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम है, बराबर ना? ओके। और यूएस और उसके अलाइज साथ में मिलके यूक्रेन को ये पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो कंपोनेंट्स हैं वो भी प्रोवाइड करेंगे, बराबर ना? आप सभी को पता है कि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, और यूक्रेन को ये वॉर के अंदर कौन सपोर्ट कर रहा है फ्रेंड्स, यूएस सपोर्ट कर रहा है। यूएस को बहुत फायदा हुआ है ये रशिया यूक्रेन के वॉर के माध्यम से, क्योंकि यूएस का काम ही ये है फ्रेंड्स, बराबर ना, कि वो क्या करता है कि जो वीक कंट्री है ना उसको
टारगेट बनाएगा और उसको हेल्प करने के बहाने बहुत पैसा कमाता है फ्रेंड्स, बराबर ना। और अगेन यूएस ने यूक्रेन के साथ पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप तो नहीं कह सकते, एग्रीमेंट किया कि यूएस उसको प्रोवाइड करेगा ये पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम। अब ये पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम क्या है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पैट्रियोट विच स्टैंड्स फॉर फेज्ड एरे ट्रैकिंग रडार फॉर इंटरसेप्ट ऑन टारगेट, ये उसका फुल फॉर्म है। is an all altitude, all weather surface to air missile defense system to counter the tactical ballistic missiles, क्रूज मिसाइल्स और एडवांस एयरक्राफ्ट। देखो आपने नाम सुना होगा, तो ये जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है ना फ्रेंड्स, वो एक्चुअली आपने नाम सुना होगा इसराइल का एरोडोम। ये जो मिसाइल सिस्टम है एरोडोम इसराइल का, उसमें क्या है फ्रेंड्स कि अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर इसराइल और पैलेस्टाइन के युद्ध की ही बात करें, फॉर एग्जांपल पैलेस्टाइन ने अभी बहुत सारी मिसाइल्स इसराइल के ऊपर छोड़ी थी, बराबर ना, लेकिन इसराइल का ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना, उसने बहुत सारी मिसाइल को काउंटर कर दिया। कैसे कि जैसे ही पैलेस्टाइन ने ये मिसाइल को छोड़ी और वो इसराइल के एटमॉस्फेयर में आएगा, तो ये एरोडोम, ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसको पता चल जाएगा कि भाई एक मिसाइल उसके रडार में आ गई, बराबर ना, कि हाँ जैसे उसके रडार में आ जाएगी तुरंत ये एरोड्रोम एक्टिव हो जाएगा और वो काउंटर मिसाइल छोड़ेगा और उस मिसाइल को मार गिराएगा, सिंपल। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम में ऐसा ही होता है, राइट। तो उसी तरीके से यूएस ने एक पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया है, जो क्या करता है कि एक वो उसके अंदर एक रडार है, रडार वो डिटेक्ट करेगा कि भाई एक मिसाइल हमारी तरफ आ रही है। जैसे उसको पता चलेगा वो एक काउंटर मिसाइल ड्रॉप करेगा और ये काउंटर मिसाइल उस मिसाइल को मार के रहेगा, सिंपल। तो ये पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम यूएस के द्वारा डेवलप की गई, सिंपल, बराबर ना, ओके। तो ये जो पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम है उसका काम है टू काउंटर ऑल टाइप ऑफ मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, एडवांस एयरक्राफ्ट, सभी को काउंटर कर सकता है, राइट ना, ओके। ये यूएस आर्मी की मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, ध्यान में रखना है, ओके, राइट। और ये इट इज कॉम्बेट प्रूवन एयर डिफेंस सिस्टम विच इज ऑपरेटेड बाय द यूएस, यूएस की तरफ तो ऑपरेट किया ही जाता है, उसके अलावा उसके बहुत सारे अलाइज है उसकी तरफ भी इसको ऑपरेट किया जाता है, लाइक जर्मनी, ग्रीस, इसराइल, जापान, कुवैत, नीदरलैंड, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, पोलैंड, स्वीडन, कतार, यूएई, रोमानिया, स्पेन, ताइवान, ये सभी कंट्रीज के अंदर इस डिफेंस सिस्टम को यूज किया जाता है, बराबर ना, ओके। ये जो पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम है उसका पहली बार यूज किया गया था 1991 के जो गल्फ वॉर हुए थे उसके अंदर, विथ बैटरीज प्रोटेक्टिंग सऊदी अरेबिया, कुवैत एंड इजराइल, एंड लेटर यूज ड्यूरिंग द यूएस इन्वेजन ऑफ इराक इन 2003। तो सबसे पहली बार इस सिस्टम का यूज किया गया था 1991 का जो गल्फ वॉर हुआ था उसके अंदर, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इजराइल और ये बहुत सारी कंट्रीज ने इसका यूज किया था। उसके अलावा फिर यूएस ने भी खुद यूज किया जब यूएस ने इराक के ऊपर आक्रमण किया था 2003 के अंदर, बराबर ना, ओके। अगर मैं उसके फीचर्स के बारे में बात करूं, तो एक मोबाइल सिस्टम है फ्रेंड्स, वो मूव हो सकता है, बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये सिस्टम को ना पूरी ट्रक के ऊपर माउंट किया जा सकता है, बराबर ना। तो ये एक जगह से हम दूसरी जगह पे इसको फिर से इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट ना, ओके, बराबर। दैट यूजुअली इंक्लूड द पावरफुल रडार, कंट्रोल सिस्टम, पावर जनरेटर, लॉन्च स्टेशन एंड अदर सपोर्ट व्हीकल्स, बराबर ना। तो एक उसके एक मेन फीचर है कि वो एक मोबाइल सिस्टम है, मतलब उस मूवेबल है, राइट ना, ओके, ओके। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से वो काम करता है। फॉर एग्जांपल ये जो रडार है वो सबसे पहले डिटेक्ट करेगा कि भाई एक थ्रेट, मतलब एक दुश्मन का या तो एयरक्राफ्ट या तो मिसाइल उसकी तरफ आ रहा है, रडार उसको डिटेक्ट करेगा। जैसे रडार ने उसको डिटेक्ट कर दिया तो ये कमांड और कंट्रोल सिस्टम एक्टिव हो जाएंगे और ये जो लॉन्चर है वहां से एक एक मिसाइल, एक काउंटर मिसाइल लॉन्च होगा जो इस मिसाइल को क्या करेगा, मार के गिराएगा, सिंपल, बराबर ना। तो ये उसका सिंपल वर्किंग है, राइट, ओके। अगर मैं उसकी कैपेसिटी की अगर बात करूं फ्रेंड्स, तो डिपेंडिंग ऑन द वेरिएशन इन यूज, द इंटरसेप्टर मिसाइल्स कैन रीच एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 24 किलोमीटर। वो लॉन्चर के माध्यम से जो मिसाइल लॉन्च होती है वो 24 किलोमीटर अल्टीट्यूड पे जा सकती है और 160 किलोमीटर तक के टारगेट को वो अचीव कर सकती है, राइट। और ये जो रडार है उसका, वो 150 किलोमीटर के रेंज तक का डिटेक्ट कर सकता है, सिंपल, बराबर। तो बहुत एडवांस कैटेगरी वाला है और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम यूएस के द्वारा डेवलप किया गया है और अभी यूक्रेन को ये दिया जा रहा है, सिंपल, बराबर ना, ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स, ओके। चलो नेक्स्ट में फ्रेंड्स, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2024 के बारे में, इसके बारे में समझते हैं क्या है। नाम से पता चलता है एक रिपोर्ट है जहाँ पे किसका डेटा दिया गया है, पॉपुलेशन के बारे में डेटा दिया गया है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, रिपोर्ट का डेटा क्या है,
उसको समझता है। तो ये जो रिपोर्ट है फ्रेंड्स, वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, UNDESA, ये संस्था है। यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, ये संस्था के द्वारा ये वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट लॉन्च किया गया है। और अगर मैं इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स की अगर बात करूं फ्रेंड्स, तो वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू ग्रोइंग ओवर द कमिंग 50 to 60 ईयर्स। ये संस्था क्या कह रही है कि जो दुनिया की पॉपुलेशन है ना, वो आने वाले 50 से 60 साल तक कंटिन्यू ग्रो करती रहेगी। फिर एक मैक्सिमम पॉइंट आएगा, फिर वहां से पॉपुलेशन क्या होती रहेगी? डिक्लाइन होती रहेगी, बराबर ना? ओके, तो इस संस्था का कहना है कि आने वाले अभी 50 से 60 साल तक तो पॉपुलेशन ग्रो ही होती रहेगी, बराबर। एक पीक आएगा, उसके बाद फिर वो डिक्लाइन होगी, मतलब 2080 तक जो पॉपुलेशन अभी 2 बिलियन है, 2024 में भी पॉपुलेशन ग्लोबल लेवल पे कितनी है फ्रेंड्स? 2 बिलियन है, वो 2080 तक कितनी हो जाएगी? 10 बिलियन के आसपास हो जाएगी फ्रेंड्स, बराबर ना? ध्यान में रखना है। उसके बाद एक पीक आ जाएगा और उसके बाद फिर पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगेगी, बराबर ना? ओके। ओके, अगर मैं इस रिपोर्ट की और डिटेल में बात करूं, तो फर्टिलिटी रेट के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि अभी जो करंटली जो ग्लोबल लेवल पे फर्टिलिटी रेट है, वो अभी 2.25 लाइव बर्थ है। मतलब एक वुमेन अपनी लाइफ के अंदर 2.25 बच्चे को जन्म दे रही है ऑन एन एवरेज की अगर बात करें तो, बराबर। जो 1990s के अंदर कितनी थी? 3.31 बर्थ थी, बराबर ना? मतलब एक वुमेन अपनी लाइफ के अंदर 2.25 लाइव बर्थ को जन्म देती है अभी ग्लोबल लेवल पे ऑन एन एवरेज। और 1990s के अंदर यही कितना था? 3.31 बर्थ था, ध्यान में रखना है। और मोर देन हाफ ऑफ ऑल कंट्रीज एंड एरियाज ग्लोबली हैव फर्टिलिटी बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1 लाइव बर्थ पर वुमेन। तो ग्लोबल लेवल पे हाफ से ज्यादा कंट्रीज के अंदर जो रिप्लेसमेंट लेवल है, हमारा जो 2.1 का जो टारगेट लेवल है कि पर वुमेन लाइव बर्थ कितने होने चाहिए? 2.1, उससे भी कम है, तो ये एक अच्छी बात है, बराबर ना? ओके, अगर मैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करूं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था फ्रेंड्स, वहां से 8.4 इयर्स इंक्रीज हुआ है। और अभी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ऑन एन एवरेज कितनी है? 73.3 इयर्स है। और 2054 तक ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 77.4 इयर्स ग्लोबली हो जाएगी। जैसे जैसे साइंस डेवलप हो रहा है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है फ्रेंड्स। हालांकि बहुत सारे और अलग अलग चैलेंजेस है, लेकिन आप देख सकते हो कि डेटा क्या कहता है कि 1995 के कंपैरिजन में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 8.4 इयर्स बढ़ी है। और अभी कितनी हो गई है? 73.3 इयर्स हो गई है 2024 के अंदर, बराबर ना? और 2054 के अंदर कितनी होने वाली है? 77.4 के आसपास होने वाली है, राइट। और इंडिया की अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूँ, तो 2024 के अंदर इंडिया का पॉपुलेशन कितना प्रोजेक्ट किया जा रहा है? 1.45 बिलियन प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और वो 2054 तक कितना होने वाला है? 1.69 के आसपास होने वाला है, 1.69 बिलियन के आसपास, बराबर ना? अभी हमारा 1.45 बिलियन, 1,45,000 करोड़ पॉपुलेशन है अभी इंडिया के अंदर, राइट ना? और जस्ट आपको इतना ध्यान में रखना है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1995 के कंपैरिजन में 8.4 इयर्स बढ़ी है, 73.3 इयर्स है 2024 के अंदर। और जो 2054 के अंदर कितनी होने की प्रोजेक्शन है? 77.4। फर्टिलिटी रेट 2.25 लाइव बर्थ है पर वुमेन, जो 1990s के अंदर कितना था? 3.31 बर्थ इन पर वुमेन था, राइट ना? ओके, तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। ओके, न्यूज क्या थी फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली ये जो संस्था है, उसने वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024 का रिपोर्ट लॉन्च किया। संस्था का कहना है कि आने वाले 50 से 60 साल तक तो पॉपुलेशन ग्रो ही होती रहेगी, फिर एक पीक आएगा और उसके बाद फिर पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी। और फर्टिलिटी रेट के बारे में संस्था ने बोला है कि फर्टिलिटी रेट कम हुआ है, जो कम होना भी चाहिए, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, जो बढ़नी भी चाहिए। तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने को मिल रहा है इस रिपोर्ट के अंदर ग्लोबल लेवल पे। ओके, अगर मैं इस संस्था की अगर बात करूं फ्रेंड्स, यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, तो इट वर्क्स क्लोजली विद द गवर्नमेंट्स एंड स्टेक होल्डर्स टू हेल्प द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड मीट देयर इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल गोल्स। दुनिया की जो कंट्रीज है उसको इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल गोल्स को अचीव करने के लिए संस्था कार्यरत है फ्रेंड्स, बराबर ना? ये संस्था कंट्रीज को हेल्प करती है टू फाइंड द कॉमन ग्राउंड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉपुलेशन, सोशल मैटर्स, फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट एंड मेनी अदर इश्यूज। तो एक पर्टिकुलर कंट्री को डेवलप करने के लिए वो एक हेल्प करती है संस्था, यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, बराबर ना? तो ये संस्था के बारे में हमने पढ़ा और उसके रिपोर्ट के बारे में पढ़ा। आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। क्या हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उसके बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है।
अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, उसके बारे में देखते हैं। चलो, अभी अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या है, पहले उसको समझ ले फ्रेंड्स। तो एक्चुअली ये एक रिवर है, यारलुंग सांगपो। ये रिवर आप देख सकते हो कि उसका ओरिजिनेशन कहाँ पे हो रहा है, चाइना के अंदर। ये पूरा चाइना है, ये पूरा चाइना है, और वहां से उसका ओरिजिनेशन हो रहा है। चाइना ने उसके ऊपर बहुत सारे डैम्स बनाए हैं, बराबर। इसको बोला गया है जांगमू डैम, जहाँ से 510 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होता है फ्रेंड्स। बहुत बड़ा डैम है जांगमू डैम। कौन से रिवर के ऊपर, यारलुंग सांगपो डैम के, यारलुंग सांगपो रिवर के ऊपर। फिर ये रिवर चाइना से फ्लो होता होता ये यहाँ से यहाँ से मतलब ये अरुणाचल प्रदेश है, बराबर ना। यहाँ पे चाइना और इंडिया का बॉर्डर है, और यहाँ से ये नदी अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर होती है फ्रेंड्स, बराबर ना। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर इस नदी को क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, तो उस नदी को बोला जाता है सियांग रिवर। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, सियांग रिवर। ध्यान में रखना है, सियांग रिवर। और यहाँ पे ये पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये सियांग रिवर के ऊपर एक डैम कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, और इस डैम का नाम है अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये डैम का नाम क्या रखा गया है फ्रेंड्स, अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रखा गया है, बराबर। ध्यान में रखना है। तो आपको समझ में आया होगा कि सियांग क्या है। एक्चुअली सियांग एक नदी का नाम है। ये सियांग नदी, उसका जो ओरिजिनेशन है ये यारलुंग सांगपो, ये नदी का नाम है। और जो चाइना से ओरिजिनेट होती है, चाइना की तरह उसके ऊपर बहुत सारे डैम्स भी बनाए गए हैं, जहाँ से टोटल मिला के 510 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। और ये नदी जब इंडिया के अंदर एंटर होती है, वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर होती है स्पेसिफिकली। और अरुणाचल प्रदेश के द्वारा यहाँ पे उसके ऊपर एक डैम बनाया गया है। हाँ, और ये नदी का नाम अरुणाचल प्रदेश के अंदर क्या रखा गया है, सियांग रिवर। और ये जो डैम बनाया जा रहा है, उस डैम का नाम क्या रखा गया है, अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अभी आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स कि ये अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। कौन सी नदी के ऊपर, सियांग नदी के ऊपर। और ये जो सियांग नदी है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो चाइना के अंदर उसका नाम है यारलुंग सांगपो, और जहां से वो इंडिया के अंदर एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वहां पे उसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, सियांग रिवर। क्या बोला जाता है, सियांग रिवर। और ये सियांग रिवर के ऊपर यहाँ पे डैम बनाया गया है। और ये जो नदी उसके बाद जो यहाँ पे पूरे इंडिया के अंदर फ्लो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर उसका नाम सियांग रिवर है, उसके ऊपर डैम बनाया गया है, उसके उसको नाम दिया गया है अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, बराबर ना। ओके। और अभी ये रिसेंट न्यूज में क्यों है, क्योंकि वहां के जो लोकल्स है ये पर्टिकुलर एरिया के, वो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज उनको यहाँ पे ये डैम के माध्यम से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बराबर ना। ओके, लेकिन हमारी लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है एक्चुअली, और ये नदी क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, उसका नाम कहाँ पे कौन सा रखा गया, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बराबर ना। चलो, अगर मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये प्रोजेक्ट के माध्यम से इट इज अ प्रपोज 11,000 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन द सियांग रिवर इन द अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, बराबर ना। तो ये जो डैम है वो सियांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाया गया है, इसके लिए उसका नाम रखा गया है। और उसके अलावा सियांग रिवर के ऊपर बनाया गया है, इसके लिए उसका नाम रखा गया है अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। टोटल 11,000 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की यहाँ पे बात चल रही है। और द ब्रह्मपुत्र रिवर विच इज इन अरुणाचल प्रदेश इज नॉन एज अ सियांग रिवर। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, बराबर, ये पूरी ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसको अरुणाचल प्रदेश के अंदर कौन सी नदी का नाम रखा गया है, सियांग रिवर रखा गया है। ध्यान में रखना है, ओके। और ये जो एरिया है कि जहाँ पे ये सियांग रिवर पसार होती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ये जो एरिया है उसको इनहेबिट किया गया है पूरे आदि ट्राइब के द्वारा। वहाँ पे बहुत सारे आदि ट्राइब रहते हैं, बराबर, आदिवासी लोग रहते हैं। और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन एंड द नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन हैव जॉइंटली बीन असाइंड द टास्क ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वो कौन कौन बना रहा है, तो नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन और नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, ये संस्था दोनों साथ में मिलकर ये प्रोजेक्ट बना रही है। टोटल 11,000 मेगावाट जनरेट करना है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, बराबर ना। टोटल 1,13,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, ध्यान में रखना है। और ये जो मेनली यारलुंग सांगपो, ये नदी के ऊपर जो चाइना ने 60,000 मेगावाट का जो डैम बनाया है, उसी को काउंटर करने के लिए ये डैम हमारे द्वारा बनाया जा रहा है, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। जो क्रिटिक्स है, जो आर्ग्यूअर्स है, वो ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो डैम है, चाइना का जो डैम है, चाइना का जो डैम, ये वाला जो डैम है इस नदी के ऊपर, जांगमो डैम, बराबर ना, जो
टोटल मिला के कितना है, 60,000 मेगावाट का ये जो डैम है उसको काउंटर करने के लिए हमने ये डैम बनाया है, पर्टिकुलरली सियांग नदी के ऊपर, बराबर ना। ओके, तो सिंपल, वहाँ के लोकल लोग उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ये अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या है, बराबर। यहाँ पे अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर सियांग नदी के ऊपर। और टोटल कितना पावर जनरेट करेगा फ्रेंड्स, 11,000 मेगावाट का, ध्यान में रखना है। और ब्रह्मपुत्रा रिवर को ही सियांग रिवर बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और उसी नदी को चाइना के अंदर यारलुंग सांगपो बोला जाता है, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, हमारी नेक्स्ट हो फ्रेंड्स, एमवी सी चेंज के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान में रखना है। देखो ये एमवी सी चेंज है, ये आपको ये जो फेरी दिख रही है ना, फेरी, ये एमवी सी चेंज है। क्या है उसकी लाक्षणिकता, क्यों वो रिसेंट न्यूज में है, उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो फेरी है, तो वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉमर्शियल पैसेंजर ferry which is powered by 100% hydrogen fuel. The MVC chain was launched recently at the San Francisco ferry building. देखो ये जो फेरी है ना, ये दुनिया की पहली पैसेंजर फेरी है जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चल रही है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चल रही है। और ये कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है, यूएस के अंदर, सैन फ्रांसिस्को के अंदर, बराबर ना। ओके, तो अगर मैं इस फेरी के बारे में बात करूँ, एमवी सी चेंज फेरी के बारे में, तो इट इज अ वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉमर्शियल पैसेंजर फेरी विच इज पावर्ड एंटायरली बाय जीरो एमिशन हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। तो ये जो इसको पावर कहाँ से मिल रहा है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के माध्यम से मिल रहा है। दुनिया की पहली कॉमर्शियल पैसेंजर फेरी है, बराबर ना। और ये टोटल 75 पैसेंजर को कैरी कर सकती है। और इसको कौन बिल्ड कर रहा है, ऑल अमेरिकन मरीन शिपयार्ड, ये संस्था इसको बिल्ड कर रही है। और इसको डिजाइन किसने की तरह किया गया है, तो कैट क्राउदर ये संस्था है, उसके द्वारा इसको डिजाइन किया गया है, बराबर ना। उसके अंदर हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल सेल्स फिट किए गए हैं जो प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी टू पावर द इलेक्ट्रिक मोटर्स विच इज इनेबलिंग द वेसल टू ऑपरेट फॉर अबाउट 16 आवर्स। तो ये जो हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल के माध्यम से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, उस इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से ये जो फेरी है वो 16 घंटे तक ऑपरेट कर पाएगी। 300 नॉटिकल माइल्स तक वो कंटिन्यूस चल पाएगी, ध्यान में रखना है। और उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 20 नॉट्स तक पहुंचेगी। और उसकी जो ऑन एन एवरेज जो सर्विस स्पीड है वो 8 से 12 नॉट तक रहेगी, बराबर, ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पे it uses the hydrogen fuel cells to generate the electricity through the combination of the hydrogen from the storage tank। हाइड्रोजन को स्टोरेज टैंक के माध्यम से लिया जाएगा और ऑक्सीजन को कहाँ से लिया जाएगा, एम्बियंट एयर से लिया जाएगा फ्रेंड्स। तो ये हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल सेल से जो फेरी चलती है, तो वहां पे जो बाई प्रोडक्ट जनरेट होता है ना, वो क्या होता है फ्रेंड्स, पता है, तो मात्र हीट और वाटर वेपर। हीट और वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर के अंदर कोई भी एमिशन जनरेट नहीं करते, इसके लिए ये जीरो एमिशन क्या कहलाया जाता है फ्रेंड्स, बराबर ना, ध्यान में रखना है। तो दुनिया की पहली हाइड्रोजन पावर्ड कॉमर्शियल पैसेंजर फेरी कौन सी है, एमवी सी चेंज, जो किसके द्वारा डेवलप की गई है फ्रेंड्स, ऑल अमेरिकन मेरीन शिपयार्ड के द्वारा। किसके द्वारा डिजाइन की गई है, कैट क्राउदर के द्वारा। उसके स्पेसिफिकेशन की हमने बात की। और ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, किसके माध्यम से, तो कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम स्टोरेज टैंक और ऑक्सीजन फ्रॉम द एम्बिएंट एयर, इन दोनों के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, बराबर ना। ओके, और इसका जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा फ्रेंड्स, वो मात्र हीट और वाटर वेपर होता है जो एटमॉस्फेयर में कोई भी एमिशन क्रिएट नहीं करता फ्रेंड्स, बराबर ना। तो ये सब चीजों के बारे में ध्यान में रखना है, दुनिया की पहली फेरी है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, हमारे नेक्स्ट है फ्रेंड्स आईएनएस तेज के बारे में, इसके बारे में समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये रिसेंट न्यूज में क्यों है फ्रेंड्स, तो अभी रिसेंटली आईएनएस तेज के द्वारा रेस्क्यू किया गया टोटल 9 सेलर्स को। ये 9 सेलर्स में से 8 तो इंडियन थे और एक श्रीलंकन थे। ये सेलर्स जो फंस गए थे बिकॉज एक टैंकर, ऑयल टैंकर है ना, वो पलटी मार गया था। कहाँ पे, तो ओमान के कोस्ट के नज़दीक, जो ओमान कंट्री है उसके कोस्ट के नज़दीक एक टैंकर है, ऑयल टैंकर, वो पलटी मार गया था। तो वहां से ये आईएनएस तेज के द्वारा टोटल 9 सेलर्स को रेस्क्यू किया गया, उसमें से 8 इंडियन थे और एक श्रीलंकन था, ध्यान में रखना है। इसके लिए आईएनएस तेज रिसेंट न्यूज में है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आईएनएस तेज इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आप देख सकते हो ये आईएनएस तेज है, बराबर ना, एक शिप है। आप बोल सकते हो ये
एक वॉरशिप शिप है एक्चुअली, बराबर ना, जो जहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी लगे हुए हैं, बहुत सारे मिसाइल्स हैं, बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, बराबर, जो वॉर के दौरान काम में आते हैं। तो एक ऐसी शिप ने रेस्क्यू किया टोटल 9 सेलर्स को, कि जो एक ऑयल टैंकर के पलटी मारने से फंस गए थे, और वहां से उनको रेस्क्यू किया गया। ओके, तो अभी हम बात करते हैं आईएनएस तेज के बारे में। आईएनएस तेज, जिसका और दूसरा नाम है F-45, इज द फर्स्ट ऑफ 3 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट ऑफ द मॉडिफाइड आईएनएस तलवार क्लास। देखो फ्रेंड्स, बहुत सारे नए वर्ड्स है जो आपके लिए कभी इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं एक्चुअली। शिप है ना, 3 टाइप की होती है। अगर मैं वॉरशिप की बात करूँ तो फ्रिगेट, कॉर्वेट और डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर, देखो कॉर्वेट है ना, वो सबसे छोटी साइज की होती है, बराबर ना, मतलब उनकी कैपेसिटी कम होती है, बराबर। फ्रिगेट की कैपेसिटी मीडियम होती है, कॉर्वेट से ज़्यादा होती है, और डिस्ट्रॉयर की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बराबर ना। तो सबसे छोटी वॉरशिप को बोलते हैं कॉर्वेट, मीडियम साइज की वॉरशिप को बोलते हैं फ्रिगेट, और सबसे बड़ी साइज की वॉरशिप को बोलते हैं डिस्ट्रॉयर, राइट। ओके, तो ये कौन से क्लास की है फ्रेंड्स? फ्रिगेट क्लास की है। आईएनएस तेज फ्रिगेट क्लास की है। ओके, और हमारे पास अभी 3 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का मतलब क्या हो गया कि तो ये फ्रिगेट के ऊपर से हम मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जो आईएनएस तलवार क्लास की है, बराबर ना। ओके, और उस कौन कौन सी 3 है? तो एक तो आईएनएस तेज है, एक आईएनएस तरकश है, और आईएनएस त्रिकांड है फ्रेंड्स। और ये तीनों तीन तलवार क्लास की मिसाइल को हमने, तलवार क्लास की ये जो फ्रिगेट्स को हमने कहाँ से कमीशन करवाए हैं? तो इट इज कमीशन फ्रॉम रशियन शिपयार्ड यांतार टू बिल्ड अंडर द प्रोजेक्ट 17A। तो ये तीनों तीन जो गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं, वो हमने रसिया से एक्चुअली इंपोर्ट करवाया है, बराबर ना, प्रोजेक्ट 17A के माध्यम से। आपको जस्ट इसके बारे में होमवर्क करना है कि प्रोजेक्ट 17A क्या है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, तो एक्चुअली आईएनएस तेज क्या है वो समझ में आ गया होगा। एक फ्रिगेट क्लास की गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है एक्चुअली, जो तलवार क्लास की है। तलवार क्लास के अंदर में 3 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हमारे पास। कौन कौन सी? सबसे पहले आईएनएस तेज, उसके बाद आईएनएस तरकश, आईएनएस त्रिकांड। और ये सब हमने कहाँ से इंपोर्ट करवाया है? रशिया से। कौन से प्रोजेक्ट के अंडर में? प्रोजेक्ट 17A के अंडर में, बराबर ना। ओके, ये जो आईएनएस तेज है उसको हमने कमीशन किया नेवी के अंदर 27 अप्रैल 2012 से, बराबर ना। ओके, और ये तलवार क्लास की है। तलवार क्लास की पहली गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, वो ध्यान में रखना है। इस शिप के अंदर में स्टील्थ टेक्नोलॉजी है एंड स्पेशल हल डिजाइन है टू इंश्योर और रिड्यूस रडार क्रॉस सेक्शन। ऐसी टेक्नोलॉजीज है इस मिशन, इस फ्रिगेट के अंदर, कि जो दुश्मन देश के रडार के अंदर इजीली नहीं आ सकता, बराबर ना। और उसके जो बहुत सारे इक्विपमेंट्स है वो रशियन मेड है, रशिया से ऑलरेडी हमने इंपोर्ट करवाई है। और अगर मैं आईएनएस तेज के फीचर्स के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो टोटल 3970 टन की ये फ्रिगेट है। और इसके ऊपर बहुत सारी मिसाइल्स भी हम माउंट की हुई है, और उसमें से 8 मिसाइल 290 किलोमीटर की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो इस फ्रिगेट को यूनिक बनाता है बाकी की तलवार क्लास के अकॉर्डिंग। क्योंकि बाकी की तलवार क्लास की जो बाकी की 2 फ्रिगेट्स है, वहां पे उसके ऊपर तो बहुत नॉर्मल मिसाइल्स है, आईएनएस तरकस और आईएनएस तरिकान के ऊपर, लेकिन आईएनएस तेज के ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल माउंट की गई है 290 किलोमीटर की रेंज वाली, बराबर ना। ओके, और उसकी जो टॉप स्पीड है वो 30 नॉट्स तक वो पहुंच सकते हैं, और उसकी जो ऑपरेटिंग रेंज है 4500 नॉटिकल माइल से, ध्यान में रखना है। एक स्टील्थ फ्रिगेट है जिसको दुश्मन देश इजीली अपने रडार में, रडार के क्रॉस सेक्शन में नहीं आ सकती, बराबर ना। ओके, राइट। तो आई थिंक अभी इस न्यूज़ में समझ में आया होगा, आईएनएस तेज के बारे में समझ में आया होगा। और अभी रिसेंट न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज उसने जो ओमान देश है उसका जो कोस्ट है उसके नज़दीक एक ऑयल टैंकर पलटी मार गया था, और उसमें बहुत सारे सेलर्स को उसने रेस्क्यू किया, सिंपल, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आएगा फ्रेंड्स। मतलब नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, उसके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, और अभी रिसेंट न्यूज़ में है, उसके बारे में देख लेते हैं। रिसेंट न्यूज़ में क्यों है? तो गवर्नमेंट ने एक अभी अनाउंसमेंट किया है कि गवर्नमेंट वांट्स टू इंक्रीज द कैपिटल बेस ऑफ द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट टू 1 ट्रिलियन थ्रू सपोर्ट फ्रॉम द बैंक्स। देखो फ्रेंड्स, चलो सबसे पहले हम समझते हैं फ्रेंड्स नेफिड के बारे में क्या है। ओके,
अभी गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट ये नेफीड का जो कैपिटल है ना, वो 1 ट्रिलियन इंक्रीज करके 1 ट्रिलियन कर देगा, मतलब 1 लाख करोड़ कर देगा। मतलब गवर्नमेंट क्या कह रही है कि नेफीड है ना, नेफीड के जो कैपिटल है ना वो हम इंक्रीज कर रहे हैं, 1 लाख करोड़ कर रहे हैं, 1 ट्रिलियन रुपीज कर रहे हैं, बराबर ना। अभी गवर्नमेंट नेफीड का कैपिटल इंक्रीज करके करना क्या चाहती है, तो आप देख सकते हो। ये नेफीड क्या है फ्रेंड्स, एक बैंक है जो फाइनेंस करने के लिए बनाई गई है। किसको फाइनेंस करने के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट 1 लाख करोड़ का कैपिटल उसके अंदर ऐड करना चाहती है, मतलब उसका कैपिटल 1 लाख करोड़, उसका कैपिटल बेस है वो 1 लाख करोड़ करना चाहती है। उसका मतलब है कि गवर्नमेंट क्या किसके ऊपर फोकस करना चाह रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करना चाहती है। तो ये नेफिड क्या करेगी, उसके पास जो पैसा है वो बैंक्स को प्रोवाइड करेगी, बराबर। और बैंक्स फिर आगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर लोन्स प्रोवाइड करेंगे, बराबर। तो अगर गवर्नमेंट को अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर डेवलप करना है तो वो किसके अंदर पैसा डालेगी? नेफिड के ऊपर। नेफिड के अंदर गवर्नमेंट ओरिएंटेड संस्था है। नेफिड फिर आगे बैंक्स को पैसा प्रोवाइड करेगी और फिर बैंक्स आगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लोन प्रोवाइड करेंगे। ओके। ऐसी और एक संस्था है हमारे पास फ्रेंड्स, नाबार्ड, आपने नाम सुना होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो अगर गवर्नमेंट को रूरल और एग्रीकल्चर एरिया के ऊपर फोकस करना है तो वो कहाँ पे पैसा डालेगा? नाबार्ड के अंदर। नाबार्ड फिर बैंक्स को पैसा प्रोवाइड करेगी और बैंक्स फिर एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर के अंदर लोन प्रोवाइड करेगी, सिंपल, बराबर ना। तो ओके। तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना चाहती है गवर्नमेंट, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने इस संस्था का जो कैपिटल बेस है वो 1 लाख करोड़ रुपया, 1 ट्रिलियन रुपीज करने की यहाँ पे अनाउंसमेंट की है, सिंपल, बराबर ना। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो ये जो बैंक है ना फ्रेंड्स, नॉर्मली कोई व्यक्ति ये नेटफिड के माध्यम से डायरेक्टली लोन नहीं ले सकता। व्यक्ति तो कहाँ से लोन लेगा, कंपनी कहाँ से लोन लेगी अगर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप करना है? बैंक के पास से। लेकिन बैंक को पैसा कहाँ से मिलेगा? नेटफिड के माध्यम से मिलेगा। तो ये जो नेटफिड है, नाबार्ड है, वो क्या है फ्रेंड्स? डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। वो क्या है फ्रेंड्स? डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? डीएफआई बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं हम फ्रेंड्स? डीएफआई। आपको जस्ट पता करना है कि हमारे देश में ऐसे कितने डीएफआई हैं, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जिनका काम ही है फाइनेंस करना अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, बराबर ना। तो जिस तरीके से एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के अंदर फाइनेंस करने के लिए नाबार्ड बनाया गया है, इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर फाइनेंस करने के लिए नेफिड बनाया गया है। आपको जस्ट पता करना है कि अलग अलग सेक्टर में फाइनेंस करने के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, बराबर ना। तो ये एक डीएफआई है, नेफिड, और उसका भी कैपिटल बेस 1 लाख करोड़ रुपीज करने की बात की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो नेफिड है वो एक्ट के थ्रू बनाया गया है 2021 के अंदर, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाया गया है। कौन सा एक्ट? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्ट 2021 के अंदर में इसको बनाया गया है। ओके। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ये क्या करेगा फ्रेंड्स, उसका मेन काम है एड्रेसिंग द गैप्स इन लॉन्ग टर्म नॉन recourse फाइनेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, strengthening the development of the bonds and derivatives market in India and sustainably boosting the country's economy। तो अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करता तो ये संस्था इन्वेस्ट करती है और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मदद करती है, सिंपल, बराबर ना। इस संस्था को रेगुलेट कौन करता है? तो इस संस्था को एज अ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एज अ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसका दूसरा नाम है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एज अ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इस संस्था को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रेगुलेट और सुपरवाइज करता है, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके। और तो अगर मैं डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की बात करूं फ्रेंड्स, तो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? तो एक ऐसी इंस्टीट्यूशन कि जिसका काम ही है फाइनेंस करना, जहाँ पे बैंक्स अकेले फाइनेंस नहीं कर सकती, ऐसे लार्ज प्रोजेक्ट के लिए ये संस्था को बनाया गया है, बराबर ना। तो यहाँ पे फंड्स मीडियम टर्म के लिए और लार्ज टर्म के लिए, अगर 1 से 5 साल के लिए फंड्स प्रोवाइड किए तो वो मीडियम टर्म के लिए, और 5 साल से ज्यादा के लिए वो प्रोवाइड किया तो तो लार्ज 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 टर्म हो जाएगा, बराबर ना। तो दो टाइप के फंड प्रोवाइड किए जाते हैं, मीडियम और लार्ज। 1 से 5 साल के पीरियड के लिए मीडियम, और 5 साल से ज्यादा पीरियड के लिए लार्ज, बराबर ध्यान में रखना है। तो जहाँ पे बैंक्स अकेले फंड प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो वहां पे बैंक्स किसका सपोर्ट लेती है? ऐसी संस्था का, जिसको हम बोलते हैं डीएफआई, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। और ये डीएफआई को कौन रेगुलेट करता है? ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फ्रेंड्स, बराबर ध्यान में रखना है। ओके, राइट। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारे नेक्स्ट जो फ्रेंड्स, क्या अभी रिसेंटली आईसीईआर के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि वो 323
नई वेराइटीज ऑफ 56 क्रॉप्स को रिलीज करेगा। अभी एक्चुअली ये जो न्यूज़ है ना फ्रेंड्स, वो न्यूज़ है एक्चुअली 16 जुलाई की फ्रेंड्स, 16 जुलाई की। ये वही दिन है फ्रेंड्स कि जब आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसका फाउंडेशनल डे था, 96 फाउंडेशनल डे था। और उसी दिन के ऊपर उसने अनाउंसमेंट किया कि वो 323 नई वेराइटीज ऑफ 56 ग्रुप्स को रिलीज करेगी, बराबर ना। एक्चुअली इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का ये 96 फाउंडेशनल डे था। उन लोगों ने ये जो फाउंडेशनल डे था उसको सेलिब्रेट किया एक प्रोग्राम को लॉन्च करके, वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट, वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट। तो ये जो आईसीईआर के जो 5500 5500 जो साइंटिस्ट है, वो हर एक साइंटिस्ट ने एक प्रोडक्ट को अपने हाथ में लिया और उसमें कुछ इन्वेंशन करने का प्रयत्न किया। और टोटल मिला के 56 ग्रुप्स के टोटल 323 नई वेराइटीज को लॉन्च करने का प्रयास किया इस फाउंडेशन डे के ऊपर, बराबर ना। तो वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट लॉन्च किया आईसीआर के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। और ये टोटल 5500 साइंटिस्ट, वो हर एक साइंटिस्ट मिलके एक प्रोडक्ट, नई प्रोडक्ट को इन्वेंट करेंगे। और हमारी जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, जो हमारे फार्मर्स है, उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे, सिंपल, बराबर ना। ओके, अगर मैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो ये संस्था का ये फाउंडेशनल डे था, 96 फाउंडेशनल डे, 16 जुलाई 2024 को। और कुछ 16 जुलाई 19, ओके, और 16 जुलाई 1929 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर में। ओके, और देख सकते हो आप कितनी पुरानी संस्था है, 96 फाउंडेशनल डे था 2024 के अंदर। और ये जो संस्था है एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपने डिसीजन खुद ले सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन के अंडर में काम करती है। और डिपार्टमेंट ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में काम करता है। तो जस्ट इतनी चीजें ध्यान में रखनी है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये संस्था 96 फाउंडेशनल डे 2024 के अंदर, 1929 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर में। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के अंदर में काम करता है, डेर। ये डिपार्टमेंट कौन से मिनिस्ट्री में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर में, बराबर ना। ओके, और उसका जो हेड क्वार्टर है इस संस्था का टोटल न्यू दिल्ली के अंदर है, बराबर ना। टोटल 102 इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं पूरे इंडिया के अंदर, और टोटल 71 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इसके अंदर में काम करती है, बराबर ना। और ये एक एपेक्स बॉडी है फॉर कोऑर्डिनेटिंग, guiding and managing the research and education in the agriculture, including the horticulture, fisheries and animal science in the entire country। पूरे देश के अंदर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज और एनिमल साइंस के अंदर अगर रिसर्च, एजुकेशन वगैरह करना है, तो उसके ऊपर कौन ध्यान रख रहा है, ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ध्यान में रख रहा है, बराबर ना। ओके, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हैज प्लेड अ पायनियरिंग रोल इन अनशेयरिंग द ग्रीन रिवोल्यूशन। जो हमारे देश में ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, उसके अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया है फ्रेंड्स, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा, बराबर ना। ओके, ओके, और ये संस्था के एस्टेब्लिशमेंट के बाद हमारा जो फूड ग्रेन है देश के अंदर, वो 5.6 गुना, ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं 1950-51 से। अगर 2017-18 के टाइम को कंपेयर करें, तो फूड ग्रेन 5.5 गुना बढ़ गया है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप 10.5 गुना बढ़ गया है, फिश 16.5 टाइम बढ़ गया है, मिल्क का प्रोडक्शन 10.4 टाइम्स बढ़ गया है। किसकी वजह से, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के इनोवेशन की वजह से, बराबर ना। ओके, राइट। और ओके, और ये संस्था के द्वारा और एक अनाउंसमेंट किया गया है कि बहुत जल्द वो फार्मर्स इनोवेशन फंड लॉन्च करने वाले हैं। और किसान दिवस, अगर मैं एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग कुछ फैक्चुअल चीज़ों के बारे में बात करूँ, तो हमारे देश में किसान दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेशनल फार्मर डे, 23 दिसंबर को, टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द चौधरी चरण सिंह, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जिन्होंने किसानों के लिए बहुत काम किया था। इसकी वजह से चौधरी चरण सिंह की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर हम 23 दिसंबर को किसान दिवस सेलिब्रेट करते हैं। उसके अलावा डॉक्टर नॉर्मन बोरलग, जो नोबेल पीस प्राइज विजेता है 1970 के अंदर, इनको ग्लोबल लेवल पे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है। और हमारे इंडिया लेवल पे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिनकी लास्ट ईयर ही डेथ हुई। और इनको इंडिया लेवल पे इंडिया ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर माने जाते हैं। और ग्लोबल लेवल पे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसको माना जाता है फ्रेंड्स, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जिनको 1970 के अंदर नोबेल पीस प्राइज दिया गया था, ध्यान में रखना है। इसके अलावा
रिसेंटली 2020 के अंदर डॉक्टर रतन लाल, जिनको वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया था, जिसको नोबेल प्राइज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर भी बोला जाता है, तो रिसेंटली डॉक्टर रतन लाल को ये दिया गया था। तो एग्रीकल्चर रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो भी मैंने आपको करवा दिए कि सबसे पहले किसान दिवस 23 दिसंबर, चौधरी चरण सिंह के बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर। डॉक्टर नॉर्मन बोरले ग्लोबल लेवल पे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। हमारे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इंडिया लेवल पे ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर हैं। और उसके अलावा वर्ल्ड फूड प्राइज रिसेंटली रतनलाल, डॉक्टर रतनलाल जी को दिया गया था, जिनको नोबेल प्राइज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर बोला जाता है, राइट ना? ओके। और वर्ल्ड फूड डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन द 16 अक्टूबर। ध्यान में रखना है, वर्ल्ड फूड डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 16 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं, बराबर ना? ओके, राइट। तो ये चीज हमने एग्रीकल्चर के ऊपर यहाँ पे कुछ फैक्चुअल चीज यहाँ पे लिखी है, जस्ट वो आपको याद रखनी है। बाकी न्यूज तो क्या थी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने 323 नई वेराइटीज ऑफ 56 क्रॉप्स को रिलीज किया 16 जुलाई, जब उसका फाउंडेशन डे था तब, बराबर ना? तब उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट, बराबर। उनके अंदर वो टोटल सभी 5500 साइंटिस्ट है, वो सभी मिला के एक प्रोडक्ट को इन्वेंट करेगा और हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाएंगे, सिंपल, बराबर ना? ओके। जो हमारे फार्मर्स के जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करेंगे। उनका मेन फोकस है कि ऐसे क्रॉप को बनाया जाए कि जो ऑल वेदर रेजिलियंट हो, जिनके ऊपर वेदर का अफेक्शन ना हो, जिसकी वजह से फार्मर का जो नुकसान हो रहा है वो ना हो, सिंपल, बराबर ना? और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में हमने यहाँ पे बात की, जो आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, तो आई थिंक फ्रेंड्स आज की तमाम न्यूज़ में आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।